हजारों परिवार, लाखों लोगों की जिंदगी इस इंडस्ट्री से जुड़ी है। लू ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। और लू शुयू, उसे यह सब संभालना पड़ता है। वह सिर्फ एक औरत बनकर अपनी भावनाओं के पीछे नहीं भाग सकती। उसे सबके बारे में सोचना होता है। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूं, वह तुमसे बहुत प्यार करती है, खुद से भी ज्यादा। सोफी की बात सुनकर हान चान की आंखों में ठंडक आ गई। सोफी, तुम नहीं समझती कि उसने मेरे साथ क्या किया है। ये नेक और आदर्श बातें मुझसे मत करो। अगली बार यह विषय मत छेड़ना। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, चलो, अब लू शुयू की बात छोड़ो, मेरी बात करते हैं। सोफी ने फाइल निकाली, उसका अस्पताल का रिज्यूमे। तुम इस समय सिर्फ एक साधारण रेजिडेंट फिजिशियन हो। अगर तुम तलाक लेते हो तो तुम्हें अपने करियर और भविष्य के बारे में सोचना होगा, और बच्चों के लिए जो गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। गुजारा भत्ता? हान चान ने बीच में ही टोका। सोफी ने समझाया, तुम दोनों के 2 बच्चे हैं। तलाक के बाद कस्टडी लू शुयू को मिलेगी, लेकिन पिता होने के नाते तुम्हें हर महीने उनका खर्च उठाना होगा। लू परिवार के स्टैंडर्ड के हिसाब से शायद तुम्हें 10 से 20 हजार हर महीने देना पड़े। हान चान हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। सोफी, यह मेरे और लू शुयू के बीच का मामला है। तुम एक बाहरी इंसान हो, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम व्यक्तिगत रूप से बात कर रही हो तो मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। और अगर तुम उसकी वकील बनकर आई हो तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। उसकी बातों में साफ सख्ती थी। सोफी ने जो कहा था उसे उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। दूसरी और तीसरी बेटियां मेरी नहीं हैं, और फिर भी मुझे गुजारा भत्ता देना होगा। यह सोचकर ही उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। उसने तुरंत लू शुयू को फोन मिलाया। कुछ देर बाद कॉल उठी। उधर शोरगुल था, जैसे वह किसी पार्टी या मीटिंग में हो। मैं अभी दोस्तों के साथ बिजनेस डिस्कशन में हूं, बाद में तुम्हें लेने आ जाऊंगी। हान चान की आवाज ठंडी हो गई। लू शुयू, मैं पहले बिना पैसे लिए शांति से तलाक लेना चाहता था, लेकिन तुमने वकील भेजकर मुझसे हर महीने 30,000 गुजारा भत्ता मांगने को कहा है। ठीक है, अब भावनाओं की बात नहीं करते, सीधे पैसों की बात करते हैं। मैं तलाक तो लूंगा ही, और साथ में 30 बिलियन का मुआवजा भी मांगूंगा। उधर से हल्की हंसी आई और कॉल कट गई। फोन कटने से पहले उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। 30 बिलियन? कौन सा प्रोजेक्ट है ये? हान चान हल्का सा मुस्कुराया। वह जानता था उसकी पत्नी की फितरत क्या है। अगर पैसे की बात आएगी तो वह शादी से ज्यादा दौलत को चुनेगी। 30 बिलियन मांगना सिर्फ एक चाल थी, ताकि वह जल्दी तलाक के लिए राजी हो जाए। शाम होते होते उसे पत्नी का फोन आया। अभी घर आ जाओ, उसने साफ मना कर दिया। कुछ देर बाद होटल स्टाफ उसके कमरे में आया। सर, आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। आपको तुरंत होटल खाली करना होगा। वह नीचे आया और वहां लू शुयू खड़ी थी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, होटल तुम्हें रहने नहीं देगा। फिर भी घर नहीं आओगे? और कितनी बेइज्जती करोगे खुद की? हान चान का चेहरा सख्त हो गया। लू शुयू, तुमने क्या किया है? वह मुस्कुराई। जहां जहां अच्छे होटल हैं, वहां के मालिक मुझे जानते हैं। मैंने बस एक इशारा किया। अब तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। बेहद। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने बैठे थे। आसपास कोई नहीं था। लियांग ने बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर बात रखी। आपका दामाद फिर से छुट्टी मांग रहा है। कारण, वह आपकी बेटी से तलाक ले रहा है।
बताइए, उसे नौकरी से निकाल दूं? या किसी दूरदराज इलाके में ट्रांसफर कर दूं? या आपके कोई और निर्देश हैं? लू बोलिन कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर नाक से तेज सांस छोड़ते हुए बोला, यह एहसान फरामोश परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। क्या उसे शर्म नहीं आती? लियांग ने बिना कुछ छुपाए वह डीएनए रिपोर्ट उसके सामने रख दी। यह उसने मुझे दी है। उसका कहना है कि आपकी बेटी के पास अब कोई और है, इसलिए वह खुद को अलग करना चाहता है। लू बोलिन का चेहरा तमतमा उठा। सब झूठ है। उसने रिपोर्ट को फाड़ दिया, मसलकर फेंक दिया। मैं उस एहसान फरामोश को नहीं छोड़ूंगा। लियांग वोली चुप रहा, लेकिन उसने धीरे से कहा, इन सालों में हान चान ने कभी कोई गलती नहीं की, न कभी धोखा दिया, न कभी झूठ बोला। अगर वह सिर्फ तलाक के लिए ऐसी रिपोर्ट बनवाए, तो यह उसके लिए खुद अपने ही विनाश को बुलाने जैसा होगा। मुझे लगता है यह मामला जांच में टिक सकता है। यह सुनकर लू बोलिन खामोश हो गया। अगर यह सच था, तो समस्या बहुत बड़ी थी, बहुत ही बड़ी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, उसने और क्या कहा? लियांग ने जवाब दिया, बस इतना कि यही तलाक की वजह है। उसे थोड़ा समय चाहिए, फिर वह वापस अस्पताल आ जाएगा। लू बोलिन के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तो उसने कोर्ट में केस भी डाल दिया? जी, ऐसा ही लगता है। बकवास। लू बोलिन ने तुरंत अपनी बेटी को फोन किया और कहा कि किसी भी तरह केस को रोक दिया जाए। कुछ देर बाद जवाब आया, ग्रुप के वकीलों ने केस वापस ले लिया है। यह सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानता था, अगर हान चान फिर से ऊपरी अदालत में केस डाल दे, तो मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस विवाद की वजह से ग्रुप के शेयर गिर गए, तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। अब उसे खुद बीच में उतरना ही पड़ेगा। उसने लियांग से कहा, उसे संभाल कर रखो, उसे कहीं भी केस करने मत देना। लियांग ने सिर हिलाया, फिर जाते जाते मुस्कुराकर बोला, अगर आप उसे आजादी दे ही रहे हैं, तो उसे मुझे दे दीजिए। मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। वह एक बेहतरीन डॉक्टर है। लू बोलिन ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। तुम उस एहसान फरामोश को अपना उत्तराधिकारी बनाओगे? लियांग ने शांत स्वर में कहा, उसकी निजी जिंदगी अलग है, लेकिन उसकी मेडिकल स्किल्स बेहद शानदार है। इतना कहकर वह चला गया। उधर लू बोलिन ने खुद हान चान को फोन किया, उसे बुलाया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यह नालायक। अब वह खुद भी बैठ नहीं सका, सीधे अपनी बेटी के ऑफिस पहुंचा। सीईओ ऑफिस में घुसते ही उसने कहा, उसे यहां बुलाओ, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूं। आखिर वह चाहता क्या है? लू शुयू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने कॉल किया, वह नहीं आया। मैसेज किया, फिर भी नहीं आया। रात तक इंतजार करते हैं। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। उसने सोफी की तरफ मुड़कर कहा, मैं अभी उससे बात करके आई हूं। वह फिर से केस करने वाला है। अगर यहां नहीं माना, तो एक एक करके हर कोर्ट में जाएगा, यहां तक कि राजधानी तक। लू बोलिन ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। सोफी ने गंभीर होकर कहा, हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। अगर वह ऊपरी अदालतों में गया, तो हम रक्षात्मक स्थिति में आ जाएंगे। इस पूरे मामले की कुंजी सिर्फ एक चीज है, बच्चे की पहचान, डीएनए टेस्ट। लू शुयू गुस्से में बोली, यह कैसे हो सकता है? यह बच्चा तो साफ तौर पर मेरा और हान चान का है। ऐसा नतीजा आ ही कैसे सकता है?
ये जांच एजेंसियां आखिर कर क्या रही हैं? मैं इन पर मुकदमा कर दूंगी। सोफी ने तुरंत उसे रोका। ऐसा मत कीजिए। इससे हम और कमजोर पड़ जाएंगे। अगर आपने जांच एजेंसी पर केस किया तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और सच कहूं तो इनके गलती करने की संभावना बहुत कम होती है। अगर हम केस हार गए तो हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। लू बोलिन ने गंभीर स्वर में कहा। शुयू, ग्रुप के मामले मैं संभाल लूंगा। तुम पहले हान चान के साथ चल रहे इस विवाद को सुलझाओ। लू शुयू ने हान चान के मैसेज को फिर से देखा और उसका सिर दर्द से भर गया। आखिरकार उसने अपने पिता की बात मानने का फैसला किया। वह सोफी को साथ लेकर कार में बैठी और हान चान को ढूंढने निकल पड़ी। मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। वह एक बेहतरीन डॉक्टर है। लू बोलिन ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। तुम उस एहसान फरामोश को अपना उत्तराधिकारी बनाओगे? लियांग ने शांत स्वर में कहा। उसकी निजी जिंदगी अलग है, लेकिन उसकी मेडिकल स्किल्स बेहद शानदार है। इतना कहकर वह चला गया। उधर लू बोलिन ने खुद हान चान को फोन किया। उसे बुलाया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यह नालायक। अब वह खुद भी बैठ नहीं सका। सीधे अपनी बेटी के ऑफिस पहुंचा। सीईओ ऑफिस में घुसते ही उसने कहा, उसे यहां बुलाओ। मैं खुद उससे बात करना चाहता हूं। आखिर वह चाहता क्या है? लू शुयू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैंने कॉल किया, वह नहीं आया। मैसेज किया, फिर भी नहीं आया। रात तक इंतजार करते हैं। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। उसने सोफी की तरफ मुड़कर कहा। मैं अभी उससे बात करके आई हूं। वह फिर से केस करने वाला है। अगर यहां नहीं माना तो एक एक करके हर कोर्ट में जाएगा, यहां तक कि राजधानी तक। लू बोलिन ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। सोफी ने गंभीर होकर कहा, हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। अगर वह ऊपरी अदालतों में गया तो हम रक्षात्मक स्थिति में आ जाएंगे। इस पूरे मामले की कुंजी सिर्फ एक चीज है, बच्चे की पहचान, डीएनए टेस्ट। लू शुयू गुस्से में बोली। यह कैसे हो सकता है? यह बच्चा तो साफ तौर पर मेरा और हान चान का है। ऐसा नतीजा आ ही कैसे सकता है? ये जांच एजेंसियां आखिर कर क्या रही हैं? मैं इन पर मुकदमा कर दूंगी। सोफी ने तुरंत उसे रोका। ऐसा मत कीजिए। इससे हम और कमजोर पड़ जाएंगे। अगर आपने जांच एजेंसी पर केस किया तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और सच कहूं तो इनके गलती करने की संभावना बहुत कम होती है। अगर हम केस हार गए तो हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। लू बोलिन ने गंभीर स्वर में कहा। शुयू, ग्रुप के मामले मैं संभाल लूंगा। तुम पहले हान चान के साथ चल रहे इस विवाद को सुलझाओ। लू शुयू ने हान चान के मैसेज को फिर से देखा और उसका सिर दर्द से भर गया। आखिरकार उसने अपने पिता की बात मानने का फैसला किया। वह सोफी को साथ लेकर कार में बैठी और हान चान को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसने चैट रिकॉर्ड दिखाते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है? इसका मतलब क्या है? सोफी ने शांत स्वर में कहा, सीधी बात यह है कि वह अब रिपोर्ट को लेकर बहस नहीं करना चाहता। वह सीधे पैसे की बात कर रहा है। शायद यही उसका असली मकसद है। लू शुयू ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है? कि यह किसी और का है? हान चान के अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी नहीं है। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। मैं हान चान के साथ उसके पैसे के लिए नहीं थी। वह एक अच्छा इंसान है, एक डॉक्टर है, घर संभाल सकता है।
स्वस्थ है। मुझे धोखा देने की कोई वजह ही नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने उसके लिए 3 बेटियां पैदा कीं। और वही आदमी आज मुझसे तलाक मांग रहा है। ऊपर से 30 बिलियन में हिस्सा भी चाहता है। वह इंसान नहीं, एहसान फरामोश है। लू शुयू का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा था। अगर हान चान सामने होता तो शायद वह खुद को रोक नहीं पाती। सोफी अब भी उलझन में थी। लेकिन यह जांच रिपोर्ट? लू शुयू ने झुंझलाकर कहा। जरूर एजेंसी की गलती है। उन्होंने मेरे बच्चे को किसी और के साथ जोड़ दिया। यह पूरी तरह बकवास है। मैं इन पर केस करूंगी। सोफी, जो एक लीगल प्रोफेशनल थी, अंदर ही अंदर जांच रिपोर्ट पर भरोसा कर रही थी। लेकिन वह सीधे यह बात कह नहीं सकी। पहले हान चांद से मिलते हैं, उससे बात करते हैं। लेकिन जब वे उसे ढूंढने पहुंचीं, तो वह वहां था ही नहीं। उसका फोन बंद था। वे दोनों खाली हाथ लौट गईं। असल में उस वक्त हान चान को डायरेक्टर लियांग एक दूसरे अस्पताल में कंसल्टेशन के लिए ले गए थे। मरीज थी एक 78 साल की बुजुर्ग महिला, जिसकी पहचान बेहद खास थी। वह राजधानी की एक रिटायर्ड बड़ी हस्ती थी। हाल ही में उसकी हालत अचानक बिगड़ गई थी। लगातार उल्टी, शरीर में पानी की कमी, मांसपेशियों में ऐंठन और शरीर के रक्त प्रवाह में गंभीर समस्या। देश के बड़े बड़े शहरों, बीजिंग, शंघाई के एक्सपर्ट और स्थानीय विशेषज्ञ सबने कोशिश कर ली थी, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहा था। हान चान वहां पहुंचा, लेकिन उसने जल्दीबाजी नहीं की, ना ही तुरंत अपनी राय दी। वह चुपचाप बैठा, सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स ध्यान से देखने लगा। पहले उसने पूरी तस्वीर समझी, फिर सही समय पर उसने अपनी बात रखी। उसकी सोच सुनकर डायरेक्टर लियांग भी हैरान रह गया। लेकिन उसकी बात मेडिकल लक्षणों से पूरी तरह मेल खा रही थी। लियांग ने तुरंत उसे सबके सामने बोलने को कहा। और फिर हान चान ने जो कहा, उसने पूरे कमरे में हलचल मचा दी। मरीज को कॉलरा हो सकता है। बाकी डॉक्टरों ने इस दिशा में सोचा तक नहीं था। लेकिन हान चान की बात सुनकर सबके दिमाग हिल गए। उन्होंने तुरंत दोबारा जांच शुरू की। कई सवाल पूछे गए और हान चान ने हर सवाल का ठोस जवाब दिया। आखिरकार कॉलरा वायरस का टेस्ट किया गया। शाम तक रिपोर्ट आ गई। हान चान सही था। मरीज को सच में कॉलरा था। कमरे में मौजूद सभी डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। इतने दिनों से जो केस उलझा हुआ था, वह आखिरकार सुलझ गया। मरीज के परिवार ने हान चान से अनुरोध किया, आप हमारे साथ राजधानी चलिए, इलाज में मदद कीजिए। लेकिन उसने मना कर दिया। बाहरी तौर पर उसने कहा, मेरी क्षमता अभी कम है। लेकिन असली वजह कुछ और थी। उसे अपनी शादी बचानी थी, या फिर उसे खत्म करना था। रात को वह होटल लौटा। नहाकर जैसे ही बाहर आया, उसने देखा दरवाजे पर कार्ड स्वाइप हो रहा है। अगर उसने सुरक्षा चेन नहीं लगाई होती, तो दरवाजा खुल चुका होता। बाहर से आवाज आई, पूरा दिन गायब रहे, मुझसे छुप रहे हो, दरवाजा खोलो, बात करनी है। गुजारा भत्ते की बात। हान चान ने दरवाजा खोला, अपनी पत्नी को अंदर आने दिया। वह तौलिए से अपने बाल सुखाते हुए बोला, लू शुयू, अगर तुम कुछ दिन पहले मान जाती, तो आज तुम आजाद होती। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने उसे चौंका दिया। लू शुयू हल्की मुस्कान के साथ
धीरे धीरे अपने कपड़े उतारते हुए बिस्तर पर आकर बैठ गई। क्या कर रही हो तुम? हान चान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह मुस्कुराई। इतना भी नहीं समझते? अगर तुम्हें मेरा पैसा चाहिए तो पहले मुझे खुश करना होगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इरादे साफ थे। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें 5 बिलियन दूंगी, और आगे चलकर मेरी सारी दौलत भी तुम्हारी हो सकती है। बस आज की रात मुझे अपना बना लो, कुछ पल के लिए। हान चांद सच में चुप हो गया। उसकी आंखों में वह आकर्षण साफ दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। लू शुयू, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारा शरीर अब मेरे लिए साफ नहीं रहा। मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। लू शुयू का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं? हान चान ने सीधा जवाब दिया। मैंने केस ऊपरी अदालत में भेज दिया है। अगर वहां नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। लू शुयू ने गुस्से में कहा। मुझे बार बार तलाक की बात मत करो, वरना मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी, और तब मैं इतनी नरम नहीं रहूंगी। हान चान हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुमने किसी और के बच्चे को जन्म दिया और मुझे 15 साल तक उसे पालने दिया। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो क्या मैं तुम्हारा एहसान मानूं? क्या मैं अब भी तुम्हारे नाजायज बच्चों को पालता रहूं? बस करो। लू शुयू गुस्से में चिल्लाई और तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। हार्डनिंग तुम्हारी ही बेटी है। 100%। तुम अपने ही बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? मुझसे माफी मांगो और मेरे साथ घर चलो। हान चान की आंखें सख्त हो गईं। तुम सच में नाटक कर रही हो या सच में इतनी भोली हो? मैंने डीएनए टेस्ट से साफ देख लिया है, वह मेरी बेटी नहीं है। और इसका मतलब साफ है, तुमने मुझे धोखा दिया है। बस। लू शुयू अब पूरी तरह भड़क चुकी थी। हम 3 वाक्य भी बिना तलाक की बात किए नहीं बोल सकते? तुम सच में बेहद परेशान करने वाले हो। गुस्से में वह उठी, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और दरवाजा पटककर बाहर चली गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार हान चान का दिल भारी था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और सब कुछ धुंधला हो गया। धोखेबाज औरत अब भी सच मानने को तैयार नहीं। 2 सिगरेट पीने के बाद कहीं जाकर वह शांत हो पाया। अगली सुबह दरवाजा फिर खुला, लेकिन इस बार अंदर आईं उसकी तीनों बेटियां। वह सच में चौंक गया। ये यहां कैसे? सबसे छोटी बेटी कुछ समझ नहीं रही थी। वह दौड़कर आई और खुशी से बोली, डैडी। दूसरी बेटी इधर उधर देख रही थी, थोड़ी हैरान, थोड़ी जिज्ञासु। लेकिन सबसे बड़ी बेटी, उसके चेहरे पर साफ नफरत थी। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ओल्ड हान, तुम इतने गंदे क्यों हो? घर नहीं आते और यहां इस घटिया जगह पर रह रहे हो। और ये क्या? तुम सिगरेट पी रहे हो? मैं मम्मी को बता दूंगी, फिर देखना क्या होता है। पहले हान चान को उसकी ये बातें प्यारी लगती थीं। उसे लगता था यह एक दोस्त जैसा रिश्ता है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अगर ये मेरी बेटियां ही नहीं हैं, तो ये मुझे परिवार क्यों समझेंगी? उसका दिल अंदर से टूट गया। तभी डायरेक्टर लियांग का फोन आया। कल वाले मरीज के बारे में बात करनी है। अस्पताल आ जाओ।
यह सुनते ही हान चान ने तुरंत हाँ कर दी। उसे मौका मिल गया था यहां से निकलने का। उसने अपनी बड़ी बेटी से कहा, मुझे अस्पताल जाना है, तुम लोग घर जाओ। बड़ी बेटी ने तुरंत जवाब दिया, हमें भी यहां नहीं रहना, लेकिन दादाजी का आदेश है, तुम्हें वापस घर लेकर आना है। अगर तुम नहीं चले तो हम भी नहीं जाएंगे। दूसरी बेटी ने भी सिर हिलाया। डैड, मम्मी सच में गुस्सा है। अगर आप घर नहीं आए तो हम तीनों आपके साथ ही रहेंगे। जहां आप जाओगे हम भी वहीं जाएंगे। मम्मी ने यही कहा था और वह इस बार सच में बहुत गंभीर थीं। मुझे लगता है उन्हें सच में आपकी जरूरत है। छोटी बेटी ने जूते उतार दिए और बिस्तर पर उछलते हुए बोली, अगर आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। मुझे तो यहां रहना अच्छा लग रहा है। यह देखकर हान चान की भौहें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत समझ आ गया, यह सब लू शुयू की चाल है। वह उसकी भावनाओं को उसके अपने बच्चों के जरिए भड़काना चाहती थी। उसके दिल में जो थोड़ी बहुत नरमी बची थी उसे तोड़ना चाहती थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी सख्त होना पड़ेगा। यह सोचकर उसने अपना सामान उठाया, दूसरी और सबसे छोटी बेटी को कमरे में ही छोड़ दिया और बड़ी बेटी को लेकर नीचे चला गया। लिफ्ट में उसने धीरे से पूछा, तुम लोग यहां कैसे आए? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, माई यूके हमें यहां छोड़कर चला गया। फिर उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब कोई बहाना मत बनाओ। अगर आप हमारे साथ घर नहीं लौटे तो दादाजी और मम्मी हमें नहीं छोड़ेंगे। प्लीज, हमारे लिए ही सही, वापस चलो। हान चान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, हार्डनिंग, क्या तुम्हें पता है मैं वापस क्यों नहीं जा रहा? बड़ी बेटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने सालों से आप घर में दबे हुए थे, अब थोड़ा विद्रोह कर रहे हो, है ना? हमने देख लिया, आपने अपनी बात रख दी। बस अब काफी है, वापस घर चलो। फिर उसने थोड़ा झुंझलाकर कहा, वैसे भी मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था। अगर आपको वापस लाने का काम नहीं होता तो मैं अभी मजे कर रही होती। इसलिए प्लीज अब और ड्रामा मत करो, वरना मैं भी आपका साथ नहीं दूंगी। उसकी बातें सुनकर हान चान के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, तुम अब हाई स्कूल में हो, लगभग 16 साल की हो चुकी हो। कुछ बातें अब तुम्हें जाननी चाहिए। वह कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, मैं तुम्हारी मां से तलाक ले रहा हूं और इसलिए मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही हार्डनिंग जैसे पत्थर की तरह जम गई। उसकी आंखें फैल गईं। क्या? तलाक? ओल्ड हान, आप सच में सीरियस हो? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। अगर मम्मी को यह पता चल गया तो